टॉपिक हमारे पास आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। मतलब हम डिबेंचर्स इशू करें और उसके बदले हमारे पास कैश आए। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने बताया कि एक डिबेंचर की वैल्यू होती है, जो भी एक टोटल जो बोरोड अमाउंट है, उस बोरोड अमाउंट को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक डिबेंचर को 100 रुपए में डिवाइड कर दिया, तो कंपनी एक साथ भी मंगा सकती है सारे पैसे, और कंपनी ये भी कर सकती है कि उस पैसे को डिवाइड करके मंगा ले। मतलब अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो हो सकता है कंपनी एक साथ ना मंगाए, शेयर्स के जैसे ही अलग अलग मंगा ले। मतलब मान लो 50 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगा लिए, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगा लिए, और 20 रुपए कॉल पे मंगा लिए। तो इस तरह से अलग अलग भी मंगा सकती है। ठीक है, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो हम कहेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते समय शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, जैसे कि X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन मैंने लिखा है DEBAPP, ये पूरा लिखना है आपने डिबेंचर एप्लीकेशन। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। ये हमने कर दी 50 रुपीज की। अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए होते तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते। फिर सेकेंड एंट्री X% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये हमारा चाहे डिबेंचर एप्लीकेशन हो, डिबेंचर अलॉटमेंट हो, कॉल हो, ये सब हमारे लिए पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं, और डिबेंचर भी हमारे लिए पर्सनल नेचर है। ठीक है, और डिबेंचर हमारे लिए एक तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, इसलिए बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को हम नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटीज का कॉलम है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें हम डिबेंचर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने 2X% डिबेंचर्स अकाउंट 50 रुपीज, अल्टीमेटली सारे अमाउंट डिबेंचर्स में ही जाने हैं। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री X% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना आएगा 30। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये हमने मनी ड्यू की है, अब हम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ, अलॉटमेंट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एंट्री X% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये लास्ट अमाउंट है, अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। और फिर लास्ट एंट्री कॉल मनी रिसीव करने की क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड।
ये बिल्कुल बेसिक सी एंट्री है और ये क्वेश्चंस बहुत रेयर आता है। ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए सिखा दिए हैं, ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये वही एंट्रीज हैं जो हमने शेयर्स में की थी और शेयर्स में हम ये एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। बट हाँ, क्योंकि आगे के एंट्रीज के लिए ये एंट्रीज की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो मैंने एक रिकैप दे दिया कि ये बेसिक सी एंट्रीज हैं जो होती हैं। ठीक है, इसमें अगर हमें ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाती हैं तो हम एप्लीकेशन मनी ज़्यादा से रिसीव कर लेते हैं, फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं पैसा टू बैंक करके। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। मेन जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, बट उसमें विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। मतलब जब भी हम इशू करते हैं तो हमें रिडेम्पशन की कंडीशन, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, रीपेमेंट की कंडीशंस मेंशन होती हैं। तो हमारे यहाँ जो मेन एंट्रीज आती हैं एमसीक्यूज में भी या वैसे भी, वो होती हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर हम वो करते हैं मेन टॉपिक। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इशू एंड रिडेम्पशन। जैसे कि इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इशू तीनों कंडीशंस में हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन रिडेम्पशन या तो एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। तो अब ये केसेस हमें करने हैं एक एक करके। पहला केस हम करेंगे पहले केस में हम क्या पढ़ेंगे, हम कहेंगे इशू एट पार और रिडीम एट पार। मतलब अगर एक 100 रुपए का डिबेंचर है तो वो 100 रुपए पे ही रिडीम हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे ही रिडीम हो रहा है। तो दो एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री तो जितने से रिसीव हुआ है, अभी हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, मतलब 100 रुपये पूरे एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, कोई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमेशा उस अमाउंट से होगी जो हमें रिसीव हुआ है। देन तो फर्स्ट एंट्री उस अमाउंट से होगी जो हमें रिसीव हुआ है। फिर सेकेंड एंट्री X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जितने अमाउंट से हमने ऊपर क्रेडिट किया था उतने ही अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। और टू X% डिबेंचर अकाउंट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा ही फेस वैल्यू आती है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, ये कॉम्बिनेशन कैसे भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, डिबेंचर्स अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी। तो ये हो गया 100। पहला केस हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। इसका मतलब हमने डिस्काउंट 95 पे इशू किया और 100 रुपीज का रिडीम किया। इस बात का भी ध्यान रखना कि डिवेंचर्स पे डिस्काउंट कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होता, हमेशा 10% इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये का डिवेंचर है तो हमने उसे 60 रुपीज़ पे इशू किया। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरी कंपनी है, मैंने तुम्हें दिया तो तुमने 60 रुपीज़ का डिवेंचर मेरे से लिया और जब वापस करने का टाइम आया तो मैंने तुम्हें 100 रुपये वापस किए। तुमसे 60 रुपये लेके मैं 100 रुपये वापस कर रही हूँ, तो तुम्हें 40 रुपये की जो इनकम हो रही है वो तुम्हारी इनकम है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट
बॉन्ड्स, या इन्हें हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, DDB। ये ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है जो एमसीक्यूज में पूछी भी जा सकती है। ZCB, जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स हैं, इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे क्योंकि इन पे डीप डिस्काउंट है, हेवी डिस्काउंट्स हम पे कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होते हैं, यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। बट इन जनरल जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करती है और उसमें 10% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्या अमाउंट आएगा 95, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हम उस अमाउंट से करते हैं जो हमें रिसीव हुआ। फिर रीइशू कहाँ से हो गया, इशू कर रहे हैं भाई, इशू, रीइशू कहाँ से आ गया इसमें, कहाँ हो, गुड मॉर्निंग। $95 जितने से हमने क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट किया। फिर डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट वर्ड लिखो या लॉस लिखो, एक ही बात है। ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट तो तब देता है ना जब रीइशू करता है। बेटा हम यहाँ पे रीइशू की कोई बात ही नहीं कर रहे, तुम कहाँ शेयर्स में खोए हुए हो अभी तक। मैं यहाँ पे डिबेंचर्स पढ़ा रही हूँ और मैंने डिबेंचर्स के स्टार्टिंग में बताया कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, जबकि रिडीम वो या तो एट पार होंगे या एट प्रीमियम होंगे। तो कहाँ तुम चैप्टर ही मिक्स कर रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। इशू की एंट्री तो समझ आ गई, इसमें रिडेम्पशन की एंट्री का, रिडेम्पशन की हम एंट्री कर ही नहीं रहे हैं, रिडेम्पशन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमने कब कहा कि हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, हमने कहा कंडीशन कर रहे हैं कि रिडेम्पशन किस कंडीशन पर होगा, हम सिर्फ उसको कंसिडर कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हम रिडेम्पशन की एंट्रीज करेंगे। वैसे तो इसके अंदर जो नॉर्मल एंट्री करते हैं एट पार या एट डिस्काउंट की वो तो सेम ही है। हाँ तो मैंने कब कहा कि अलग है, सेम ही है, ये तो अलग अलग केसेस करा रही हूँ मैं, ठीक है ना, ये तो अलग अलग केसेस हैं, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। रिडेम्पशन है कुछ तो अलग होगा। रिडेम्पशन क्यों होगा, मैं जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर करा रही हूँ तो हमारा चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर कर रहे हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है, CUET में करना पड़ेगा, तब का तब सोचेंगे, अभी फिलहाल नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैंने कहा कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, जबकि वो रिडीम हो सकते हैं एट पार और एट प्रीमियम। हम जब इशू की एंट्री करते हैं तो हम रिडेम्पशन की जो भी कंडीशन है उसे इशू के साथ ही एडजस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। हम रिडेम्पशन की एंट्रीज नहीं कर रहे हैं। हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डिबेंचर को अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि वो फॉरफीचर या री इशू इससे कोई लेना देना है, यानी कि शेयर के चैप्टर से कोई लेना देना है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, ये सब सो रहे हैं, पता नहीं कौन सी जोन में है, इसलिए। चलो आगे, केस 3, issued at premium
रिडीम एट पार, मतलब हमने 140 रुपीज़ पे इशू किया और हम 100 रुपीज़ वापस कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी डिबेंचर होल्डर ऐसा क्यों ही करेगा कि 140 दे के 100 ले, बट चलो ठीक है, केस है तो पढ़ लेंगे हम। पहली एंट्री बैंक टू एक्स पर्सन डिबेंचर, सब में ये वाली एंट्री सेम ही होगी, 140 रुपीज़, जितना पैसा मिल रहा है सब में सेम होगी। फिर वन फोर्टी से क्रेडिट किया, 140 से डेबिट किया। टू एक्स पर्सन डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारे लिए एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है, और जिसको ईयर ऑफ इशू में ही, जिस साल हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसी साल उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये जो डिस्काउंट एंड इशू है, इसे हम लॉस ऑन इशू लिखें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बाद में हमें डिस्काउंट को लॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या मतलब बनता है दो एंट्रीज करने का। तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है, इसको हमने डेबिट किया, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं करेंगे तो जनरल रिजर्व, और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम सरप्लस अकाउंट भी कह सकते हैं। तो पहले प्रेफरेंस हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम को देते हैं, दूसरी जनरल रिजर्व को, और तीसरी P&L को। तो ये वाला जो अकाउंट है, दैट शुड बी रिटर्न ऑफ in the same year of issue of डिबेंचर, जिस साल हमने डिबेंचर्स इशू किए उसी साल इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉमिनल नेचर अकाउंट है, इनकम है, जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में होता है। फर्स्ट आइटम होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसी में शेयर होल्डर्स फंड होता है, और शेयर होल्डर्स फंड में ही आपका रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग होती है। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक हेडिंग है, उसकी सब हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, और उसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम शो करते हैं। तो इन सब की प्लेसिंग आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि MCQs इन्हीं में से निकल कर आते हैं कि किसकी प्लेसिंग कहाँ होगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 केसेस पहले लिख लो, फिर बाकी केसेस करेंगे। अब नेक्स्ट केस आता है इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपये पे इशू किया और 120 पे हमने रिडीम किया। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ। बैंक अकाउंट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 नहीं 100 नहीं 120 होगा ना, 100 होगा। क्यों 100 होगा, कितने मिलने हैं इशू जितने पे है 120 नहीं होगा, 100 होगा। 100 और ये 2 मारुति है तो शान कितना होगा बैंक में डेबिट? तो अपना ये होते नहीं है
रिडीम वाली तो बीच में अपना प्रोजेक्ट का काम करने लग गया था क्या? 120 तो आया नहीं है, बट रिडीम तो 120 वगैरह है ना, तो वो हमारे लॉस हो गया ना 20 रुपए का। और रिडीम तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो तूने कर कैसे लिए हैं? ये क्या बात है? रिडीम हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई इसमें तो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना कि फ्यूचर में कभी करेंगे। सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा? भाई मैंने तो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, तो पढ़ ले अपना फिर। शान बताओ, नोट डाउन करने में लगा हुआ है तो दिमाग लगाओ। क्या पता नहीं मैम, 120 लग रहा है, वो लग ही रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही। जो अभी तक 3 केस करा है वो भी समझ में नहीं आए? वो तो आ गए, अच्छा, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है लॉस ही होगा फिर। अच्छा सॉरी तो होगा, इसमें भी तो 140 का जब स्टूडेंट इश्यूड एट डिस्काउंट पे करा। यस मिस्टर बिल्कुल। हाँ बता दो। पता नहीं, मना कर दिया 100 होगा। 100 होगा। अच्छी बात। देखो इस वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट केस कोई भी हो, फर्स्ट एंट्री हमेशा उस अमाउंट से होगी जितना हमें कैश रिसीव हो रहा है। जैसे कि इसमें भी हमें 100 रिसीव हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट एंट्री हमेशा उसी अमाउंट से होगी जितना हमें रिसीव हुआ है। फिर नेक्स्ट एंट्री X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात ये आई जितने से यहाँ क्रेडिट करते हैं उतने से हमने यहाँ डेबिट कर दिया। X% डिबेंचर्स 100 ये तो होता ही 100 से है फेस वैल्यू से। ये बेचारे 20 रुपए कहाँ गए, कहाँ गए? अच्छा चलो लॉस हो गया, लिख दिया हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लो डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। लॉस लिख दिया 20 रुपए का। तुमने कहा 20 रुपए का लॉस हो गया, यही कह रहे हो ना तुम लोग? 20 रुपए का लॉस हो गया। अब फिर डेबिट क्रेडिट तो इक्वल ही नहीं हुआ, क्या करें? वो जो कह के नहीं कैसे कह रहे थे समझ नहीं आता, तुम्हें लॉस हो रहा था उससे पहले, इसके बाद अब नहीं। वो तो कंटिन्यूस बोलता ही रहता है। प्रीमियम सस्पेंस है। अरे तो नहीं क्यों बोल रहा था फिर? मैं यही बोलने वाला था, मैं नहीं की वजह से रुक गया। नहीं, और गलत इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है। कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अगली बात भी है यार। देखो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है ये अकाउंट हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में ये अदर में आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी में ये अदर में आ जाता है, क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन मतलब ये भी जब कभी भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे ये भी हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है जो हमें पे करनी पड़ेगी। तो जैसे डिबेंचर्स क्रेडिट होते हैं क्योंकि वो एक तरह की लायबिलिटी है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी एक तरह की लायबिलिटी है और वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 के बदले में हमें 120 देना पड़ रहा है। 20 रुपए जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लॉस हो गया। डिस्काउंट है जब डिस्काउंट ऑन इशू होता है, लेकिन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म अगेंस्ट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म अगेंस्ट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जितने अमाउंट से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप क्रेडिट करोगे उतने ही अमाउंट से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आप डेबिट करोगे, ठीक है, 20 रुपीज से। समझ में आया? ये सेम लॉजिक रहेगा, इसको रिटर्न ऑफ कर दोगे सेम ईयर में। और प्रीमियम और रिडेम्पशन जितने दिन डिबेंचर्स दिखाओगे उतने ही साल
प्रीमियम और रिडेम्पशन भी बैलेंस शीट में चलता रहेगा। अब issued at premium, redeem at premium, मतलब हमने 140 लेके 120 दिए, लेकिन हम इसमें लॉस कितना होगा? पहले तो पहली एंट्री पे आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा? 140 कितना जाएगा? 140 चलो ये कॉन्फिडेंस तो आ गया। अब X% division of the regional allotment count level. तू ही बताते पहले, बाद में लिख लूंगी। गलत बोलेगा बीच में और फिर मैं गलत लिख दूंगी। तू ही बताते पहले। Trade loss आएगा, फिर to the credit premium, फिर to equivalent debentures, फिर to premium on redemption. अमाउंट 20, 100, 40, 20. वेरी गुड। हाँ? प्रेस क्या? देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारा फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि 140 लेकर हमने 120 दिया तो हमें 20 का फायदा हुआ है। हम है कंपनी, हम अपना लॉस दिखाने में ही लगे रहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा भाई ये तो प्रीमियम है, ये कौन सा मनी हम हर जगह यूज कर पाएंगे, तो हमने तो 100 के बदले भी 120 दिए ना, तो ये तो लॉस ही है। फिर 2 X% डिबेंचर्स, इसमें तो 100 ही आना है। इस लॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दिया होगा कि इसकी फेस वैल्यू 100 है। हाँ, हाँ तो फिर तो ठीक और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, क्योंकि 100 का डिबेंचर हमने 140 पे इशू किया तो 40 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, प्रीमियम और रिडेम्पशन 20 हो गया। आपको ये हमेशा किया होगा कि आपने इशू कितने पे किया और रिडीम कितने पे किया है। अगर फेस वैल्यू नहीं भी गिवन होती तो हमेशा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट केस, issued at discount, redeem at premium, मतलब 95 और 120। अब फर्स्ट एंट्री ये तो कोरस में बोल सकते थे। 95 बस वो लेटने ही वाला है थोड़ी देर में। अभी यहाँ जो गद्दे लगे होते तो लॉस ऑन इशू में क्या आएगा? 20 का लॉस हुआ है ना। 25 अरे हाँ 25 होगा। इधर कहीं हुआ है। अरे बट फेस वैल्यू तो 100 है ना। हाँ तो 100 का हो जाएगा। प्रीमियम 20 का आ जाएगा ना। ये लो, ये 20 का आ गया, ये 100 आ गया। हाँ बच्चे क्यों आएगा? बैलेंस है। नहीं वो तो चलो 25 तो आ गया। 25 इसलिए आएगा क्योंकि जब हम डिस्काउंट एंड इशू होता है वो भी हम लॉस एंड इशू में लिखते हैं, अच्छा हाँ। और जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है वो भी लॉस एंड इशू में जाता है। ठीक है तो दोनों मिला के 5 + 20 25 हो गया ना। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस समाप्त हुए। ये मान के चलो एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है इस टॉपिक का, 100% आता ही आता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि इसका क्वेश्चन ना आए एग्जाम में। देखो इस चैप्टर के ऐसे इंडिविजुअल वेटेज नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि टोटल जो आपकी कंपनी है वो 26 नंबर की है बुक 2।
26 नंबर में से ये बात पक्की है, ये शेयर्स और ये डिबेंचर्स, ये बात पक्की है कि एक 6 नंबर का और एक 6 नंबर का, ये तो आएगा ही आएगा। एक इसमें से 4 नंबर का और एक इसमें से 3 नंबर का आएगा ही आएगा, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आते ही आते हैं, ये भी कंफर्म्ड है। तो यानी कि ये 10 नंबर कंफर्म्ड है और ये 11 नंबर कंफर्म्ड है। 21 नंबर तो ये हो गए। अब बचे 5 नंबर, वो 5 नंबर कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, जनरली शेयर्स में होते हैं, लेकिन अब वो एक ही क्वेश्चन में ऐसे भी बोल देते हैं कि जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेज की, उसके बदले में इतने शेयर्स दिए, इतने डिबेंचर्स दिए, तो दोनों का मिला के क्वेश्चन बन गया। देखा जाए हाँ मेरी बेटे इसका काम होगा, हाँ, तो तू छोड़ नहीं सकता, लेकिन बड़ा ओवरव्यू करेगा। चलो ये केसेस समझ में आ गए सारे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान हैं, तो इसलिए जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करोगे, अभी भी करोगे, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, कोई भी कंपनी तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.